डेविड ह्यूम। ठीक, 18th सेंचुरी। स्कॉटिश। इकोनॉमिस्ट नहीं था, फिलोसफर था। अच्छा, इन्फ्लेशन बढ़ने से बहुत लोगों को इम्पैक्ट पड़ता है, तो अब उसमें एक इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन होता है, ठीक है। एक तो रीजन फॉर इन्फ्लेशन होते हैं, मनी सप्लाई बढ़ना, गवर्नमेंट पॉलिसी। अच्छा, गवर्नमेंट पॉलिसी में इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शन करने से भी इन्फ्लेशन बढ़ता है। इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शन आप लिख सकते हो, लेकिन उसको बताना पड़ेगा इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शन किस तरह से। रॉ मटेरियल का इंपोर्ट रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा तो उसकी कीमत बढ़ेगी। कोई ऐसी चीज़ जो सामान्य तौर पे देश के अंदर प्रोड्यूस नहीं होती, यदि उसका इंपोर्ट रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा। जैसे अभी हाल में ये चीज़ सेमीकंडक्टर्स के मामले में देखने को मिली थी, है ना। सेमीकंडक्टर अपने यहाँ नहीं बनते, अपन बाहर से मंगाते हैं, बाहर से उसकी सप्लाई शॉर्टेज हो रही थी, तो कार के रेट बढ़े, स्कूटर्स, गाड़ियों, टू व्हीलर्स के रेट बढ़े, कंप्यूटर्स के रेट बढ़े। ताइवान 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 से आते हैं अपने यहाँ। ठीक, प्रोडक्शन प्रोहिबिशन, किसी चीज़ के उत्पादन पे यदि रिस्ट्रिक्शन लगाया जाता है, सामान्य तौर पे जैसे टोबैको प्रोडक्ट्स के प्रोडक्शन की क्वांटिटी रिस्ट्रिक्टेड होती है आमतौर पे। क्या पैसा कहाँ से आएगा? टोबैको प्रोडक्ट्स, अल्कोहल, इनको बैन करना सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ये प्रैक्टिकल नहीं है। हाँ, अरे पैसा कहाँ से आएगा भाई? लॉकडाउन में जो सब कुछ बंद थी, तो शराब की दुकानें क्यों खोली गई थी? क्योंकि सरकार को पैसा चाहिए था। नहीं, प्रोडक्शन ज़्यादा होता है तो आप बैन कर सकते हो, लेकिन उसको बैन क्यों करोगे? यहाँ पे बेचने से सरकार को वो मिलता है ना, टैक्स मिलता है उस पर। जितने की शराब होती नहीं है उससे ज़्यादा उस पर टैक्स लगता है। बिल्कुल, बिहार ने जो है शराबबंदी तो कर दी, लेकिन कोई उससे उसकी स्थिति सुधर थोड़ी गई। बिल्कुल बंद नहीं हुई, बल्कि उसके उल्टा सरकार को टैक्स जो मिलता था वो मिलना और बंद हो गया। जो बिक रही है वो तो ब्लैक में अभी भी उतनी ही बिक रही है। गुजरात को फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि गुजरात के पास इनकम के और ढेर सारे सोर्सेज है, इतनी बड़ी कोस्ट लाइन है, वो अपने एक्सपोर्ट बूस्ट करके कमा सकती है। लेकिन बिहार के पास नहीं है, और ना वैसा इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके पास, तो उनको ये काम करना ही नहीं चाहिए था। ठीक, अच्छा, फॉरेन करेंसी एक्सचेंज रेट में परिवर्तन होने से भी इन्फ्लेशन बढ़ता है। बिल्कुल बढ़ेगा। रशिया यूक्रेन क्राइसिस के कारण वीट के सप्लाई की बहुत बड़ा ग्लोबल सप्लाई चेन डिसरप्शन हुआ था। वीट सप्लाई के लिए, ऑयल सप्लाई के लिए बहुत बड़ा ग्लोबल सप्लाई चेन डिसरप्शन था ये। था, नेचुरल गैसेस के सप्लाई पर भी। फिर वेजेस बढ़ना, वेजेस एंड सैलरीज बढ़ती हैं तो उससे इन्फ्लेशन आता है। ये सब रीजंस हैं। अब सोचते चलो, ऐसी हर वो चीज़ जिससे लोगों के हाथ में पैसा बढ़ता है उससे इन्फ्लेशन होता है, या ऐसी हर वो एक्टिविटी जिससे सप्लाई में कमी आती है उससे इन्फ्लेशन बढ़ता है। थोड़ा तो एक्सप्लेन करना ही पड़ेगा। अब आप लिख दोगे चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसी, तो चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसी तो कुछ भी हो सकती है। गवर्नमेंट पॉलिसी का किस प्रकार से चेंज होना, उसको फर्क, उस पर फर्क पड़ता है। तो थोड़ा एक लाइन में तो एक्सप्लेन करना पड़ेगा। हाँ, इसलिए कह रहे बेसिक आपको हल्का थोड़ा सा एक्सप्लेन करना पड़ेगा। या तो चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसी नहीं लिख रहे हो तो सीधे सीधे लिखो इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शन ऑफ सच प्रोडक्ट्स विच आर नॉट प्रोड्यूस्ड इन आवर कंट्री। एग्जाम्पल दे दो वहाँ पे सेमीकंडक्टर शॉर्टेज है ना, वर्ड लिमिट शॉर्ट जा रही है, लेकिन आपके टाइम ठीक ठाक बचा है तो डायग्राम बना के भी एक्सप्लेन कर सकते हो, है ना। बिल्कुल,
वही चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसी के अंदर आ जाएगा। अब जो जो सोच सको वो लिख दो यार। एक जैसे ये 3 चीज़ें हैं, अब उसका एक फ्लो चार्ट बना दो। क्या क्या हो जाएगा? अच्छा ये क्लीन हो, नहीं हम क्लीन ऑल कर नहीं रहे थे वैसे। इसका एक डायग्राम बना दो, टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन। ठीक है, इसमें ऑन द बेसिस ऑफ रेंज, इसके नीचे 2 बना दो, है ना, क्रीपिंग, वॉकिंग, गैलपिंग, ऑन द बेसिस ऑफ कॉज, है ना। उसके नीचे 2 बना दो, डिमांड पुश, डिमांड पुल, कॉस्ट पुश। ऐसे बना सकते हो डायग्राम उसके। अब इसके बाद सीधे लिखना चालू कर दो। इतनी आपने जो है अपने कम से कम 25-30 वर्ड यहाँ पे बचा लिए। डायग्राम में जो वर्ड आते हैं इसी को आप बॉक्स के अंदर डाल दोगे। यदि इसको बॉक्स के अंदर डाल दोगे तो ये सब जो है आपके वर्ड लिमिट में काउंट नहीं होते। आपके वर्ड लिमिट में सिर्फ वो चीज़ें काउंट होती हैं जो आप लिखते हो स्टेटमेंट बना के। डेफिनेशन नहीं लिखनी। यदि ये मान लो टाइम नहीं बचा, एक आंसर बचा है इन्फ्लेशन के लिए, डेफिनेशन इसकी नहीं लिखनी तो 100 रुपये के 2 नोट बना दो, 100 रुपये। ठीक है, ईयर 2010 आप खरीदने जाओगे तो नंबर ऑफ गुड्स 2 गुड्स। ठीक, 2023 एक 100 रुपये का नोट यहाँ बना दो, 100 रुपये, नंबर ऑफ गुड्स 1। ये लो, एक बेसिक आइडिया लग गया। 100 रुपये में पहले 2 गुड्स आ जाते थे, आज 100 रुपये में एक ही आ रहा है। देखो चेक करने वाला जानता है, चेक करने वाले को इन्फ्लेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर है, लेकिन इस टाइप के डायग्राम से आप उसको ये बता सकोगे कि हमें भी पता है, हम लिख नहीं पाए, समय ना होने के कारण, जो कुछ भी होने के कारण। वो चेक करने वाला समझ जाएगा कि आप समझते हो उसमें बेसिक क्या है, बस आप किसी कारण से उसको लिख नहीं पाए। ठीक है, उससे एटलीस्ट ये जाहिर, देखो नंबर कुछ तो मिलेगा। यदि 5 नंबर का है तो 5 में से 5 नहीं तो कम से कम 2 तो मिलेगा। उसी को यदि आप डेफिनेशन लिखने के लिए जाओगे ना, और एक इतने कम समय में आप डेफिनेशन भी शायद पूरी नहीं लिख पाओगे उसकी, है ना। और बाई चांस लिख भी दिया तो 5 में से एक ही नंबर मिलेगा। और 1 नंबर तो यहाँ भी मिल जाएगा, लेकिन हो सकता है 2 भी मिल जाए। प्रेजेंटेशन वाली बात है ना, कि आप अपने लिमिटेड समय में किस तरह से क्या चीज़ प्रेजेंट कर सकते हो। वही आपने 2 डायग्राम बना लिए तो आपको 3 नंबर मिल जाएंगे, क्योंकि आपने उसमें टाइप्स भी बता दिए, आपने ऑन द बेसिस ये भी बता दिया कि हमें रेंज के आधार पे, कॉजेज के आधार पे 2 कारण पता है। इसका मतलब कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर है, लेकिन हम उसको बता नहीं पाए। आमतौर पे इकोनॉमिक्स में के जब आप आंसर लिख रहे, मतलब इस टाइप के कॉन्सेप्चुअल आंसर जब आप लिख रहे होते हो, तो किसी चीज़ के कॉजेज और उसके इम्प्लीकेशंस 2 चीज़ें बताना जरूरी है। किसी चीज़ के कोई चीज़, जैसे इन्फ्लेशन ही है तो इन्फ्लेशन क्यों हो रहा है और इन्फ्लेशन होने से क्या होता है। अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन में कॉजेज, मतलब कॉजेज का तो मतलब चांस ही खत्म हो जाता है। आपसे कॉजेज नहीं पूछ रहा है, आपको सिर्फ इम्प्लीकेशंस बताने हैं। आपका आंसर हमेशा न्यूट्रल होना चाहिए, लेकिन ख़त्म पॉजिटिव पे होना चाहिए। जैसे आप इन्फ्लेशन के बारे में को जब लिखोगे ना, उसके इम्प्लीकेशंस लिखोगे कि जीडीपी पे उसका क्या प्रभाव पड़ता है, लिमिटेड इन्फ्लेशन का और बड़े ज़्यादा इन्फ्लेशन का।
तो आप बेसिकली नेगेटिव बता रहे हो, लेकिन चूंकि इन्फ्लेशन टॉपिक ही नेगेटिव है, आपको ख़त्म उसको पॉजिटिव पे ऐसे करना है कि सरकार की या केंद्रीय बैंक की कोशिश होनी चाहिए इन्फ्लेशन को इतने परसेंट तक रिस्ट्रिक्ट रखने की, 4 से 5% तक रिस्ट्रिक्ट रखने की, क्योंकि इससे इकोनॉमी को बूस्ट मिलता है, प्रोड्यूसर्स को, मैन्युफैक्चरर्स को, ट्रेडर्स को बूस्ट मिलता है, एक्सपोर्ट को बूस्ट मिलता है। आप इन्फ्लेशन को ख़त्म नहीं कर सकते, पॉसिबल नहीं है। इन्फ्लेशन को नेगेटिव में बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, इन्फ्लेशन तो रहेगा। आप उसमें बेहतर ये कर सकते हो कि उसको एक रिस्ट्रिक्ट तक रखो, रिस्ट्रिक्शन उस पर रखो कि 4 से 5% इन्फ्लेशन तक मेंटेन करके रखना है, जिससे कि ओवरऑल इकोनॉमी बूस्ट होती रहे। मतलब हर चीज़ का आप ये समझ लो, जैसे अपन किसी चीज़ के आमतौर पे आंसर में 3 चीज़ें लिखते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स, बेनिफिट, एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस, है ना। किसी चीज़ को एनालाइज करने के 3 ही एस्पेक्ट होते हैं। तो एडवांटेजेस का कोई एक पॉइंट अपना बचा के रखो जिसको कंक्लूजन में डाल देना। एडवांटेज का कोई एक पॉइंट इस तरह, जैसे ये इन्फ्लेशन का एडवांटेज ही है कि यदि वो लिमिटेड रेंज में रहेगा तो इकोनॉमी उससे बढ़ती है। आप उसको वहाँ पे उतना डिटेल में मत लिखो और उसको ले जाके आखिरी पॉइंट में डाल दो। एडवांटेजेस ही आपका कंक्लूजन होता है, कोई भी एक सबसे अच्छा पॉइंट जो आपको लगे किसी भी चीज़ में। ठीक है, अब जैसे ये तो अपन ने इन्फ्लेशन की रीज़न देख लिया, अब एक बार जल्दी से उसके इम्प्लीकेशंस और देख लेते हैं। इन्फ्लेशन का इम्प्लीकेशन सबसे पहला होता है डेप्रिसिएशन ऑफ मनी या करेंसी का डेप्रिसिएशन। ये करेंसी की परचेजिंग पावर में होने वाली कमी, ये इन्फ्लेशन का सबसे पहला इम्प्लीकेशन होता है, जिससे डायरेक्टली महंगाई बढ़ती है। फॉल इन परचेजिंग पावर ऑफ करेंसी या रिडक्शन इन परचेजिंग पावर ऑफ करेंसी। ठीक, समझ गए, इसमें कोई डाउट नहीं। फिर हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग, अच्छा दो एस्पेक्ट होते हैं, एक लोन गिवर के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक लोन टेकर के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, इन्फ्लेशन यदि रहेगा तो उधार देने वाला फायदे में रहेगा कि घाटे में रहेगा? उधार देने वाला फायदे में रहेगा कि घाटे में रहेगा? कैसे? अरे उसके पास पैसा होगा तब ना उसने उधार दिया है, लेकिन वो उधार तो उसने दे दिया, वो उसका काम ही है। जैसे बैंक है, जैसे बैंक है ना, बैंक का तो काम ही है लोन देना, वो तो लोन देगा ही। फायदे में रहेगा तो कैसे रहेगा, घाटे में रहेगा तो कैसे रहेगा? हाँ ठीक है, तो वो तो हमें ऐसा तो हमेशा ही होगा ना। कैसे? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। इंटरेस्ट रेट चाहे कुछ भी हो, उसको नुकसान ही होगा। इसलिए नुकसान होगा क्योंकि एक तो यही है, 100 रुपये दिया था और 100 ही रुपये वापस मिलेगा, लेकिन 2 साल बाद वो 100 रुपये की कीमत कम हो चुकी होगी। अब रही बात आपकी इंटरेस्ट की, 2 साल में उसको जो भी इंटरेस्ट मिलेगा ना, वो या तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा ना, तो उसका इंटरेस्ट का इम्पैक्ट खत्म होता जाएगा। आप उसमें बेसिकली ये समझो कि पैसे को इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए। आपके पास यदि 100 रुपये है, ठीक है, आप उसको अपने घर की अलमारी में रखे रहोगे, तो 2 साल बाद वो 90